गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके। सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को पढ़े थे। आज लास्ट संडे चैप्टर 6 का टेस्ट हुआ था और इस संडे यानी यस्टरडे आपका चैप्टर 7 का टेस्ट हुआ है और फर्स्ट पार्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप एक तरीके से पार्ट 1 करके आप पूरी प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि अब मैं पार्ट 1 करके टेस्ट लिया करूँगा कंबाइंड। ओके, तो कंबाइंड टेस्ट के लिए अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। और चैप्टर 6 का जो टेस्ट हुआ था उसमें बहुत सी गलतियां आप लोगों ने करी, तो चैप्टर 6 के पेपर को, टेस्ट पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी। सर मेरे को डाउट है 8 चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? 8। हाँ मत 8th में। चलो हाँ ठीक है, सर। अभी बताते हैं, एक पेपर सॉल्व कर ले, बता देते हैं, फिर उसके बाद पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। डाउट्स आप लेके आ सकते हो, मैंने बोला ही हुआ है हर क्लास में आप अपने डाउट्स लेके आओ, कोई इश्यू नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज राइट एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स एसआई यूनिट क्या है? वेबर। इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? सिंपल सी फॉर्मूला आपको याद होगा, तो इसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि फाई इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए। और डॉट प्रोडक्ट, डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट हो गया मतलब स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ से ही आपको पता चल जाना चाहिए स्केलर प्रोडक्ट। बहुत बच्चों ने वेक्टर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, आई गेस सोनिया ने भी लिखा हुआ है सोनिया? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द सर्कुलर लूप KLMN of the radius R if the straight wire PQ carries a steady current of magnitude I एम्पियर। मतलब कि एक सर्कुलर लूप है, उसमें करंट I फ्लो कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, इंड्यूस ईएमएफ जब तक प्रोड्यूस नहीं होता, जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ना है। बहुत लोगों ने आंसर मैग्नेटिक फील्ड को लेके किया हुआ था। मैग्नेटिक फील्ड आंसर नहीं है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हो, इसका मतलब आप गलत लिख रहे हो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लिखना छोड़ दो, जब भी इंड्यूस ईएमएफ की बात होगी ये आप 10th में लिख सकते थे, बट अभी आपको मैग्नेटिक फ्लक्स ही लिखना पड़ेगा। सो जब तक किसी लूप से कनेक्टेड लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता है, तब तक उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ नहीं होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला B इंटू ए है, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो या फिर एरिया चेंज हो। लूप कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो चेंज किसको होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा पर करंट कैसा है? स्टडी, यानी कि कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट है, दैट मींस देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो देयर इज नो इंड्यूस करंट। सिंपल सा आंसर था, आपको कॉन्सेप्ट वाइज चलना है। थर्ड क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल लूप्स, वन ऑफ कॉपर एंड अनदर कांस्टेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम अ मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सेम टाइम इंटरवल, इन विच लूप द इंड्यूस करंट बी ग्रेटर। यानी कि दो लूप हैं, सेम मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया जा रहा है, मतलब कि क्या चेंज हो रहा है? कौन बताएगा क्या चेंज हो रहा है? अगर दो लूप को मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाया जा रहा है, या बाहर निकाला जा रहा है, या अंदर लेके जाया जा रहा है, तो उसमें चेंज क्या हो रहा है? एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, या एंगल? तीन में से क्या ऑप्शन है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। समीर का आंसर मैग्नेटिक, मोहित का आंसर एरिया। एरिया, लूप लूप फिक्स है, लूप का एरिया फिक्स है, एरिया कैसे चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ वहां पे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। बट डिपेंड करता है इंड्यूस ईएमएफ, वही वाली बात है, ईएमएफ तो है, करंट का रिलेशन सिंपल ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो रेजिस्टेंस का रोल है। कॉपर का रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखते ही कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, कांस्टेंट का ज्यादा होता है। ठीक है, ये आप
कांस्टेंट आप उस तरीके का मटेरियल समझ लो जो टंगस्टन मटेरियल होता है, बल्ब में, हीटर में जो यूज किया जाता है, उस हिसाब से समझ लो, वैसे ही कुछ मटेरियल है। तो कॉपर में रेजिस्टेंस कम है तो उसका करंट ज्यादा होगा, इसका मतलब उसमें इंड्यूस करंट ज्यादा होगा। तो आंसर था कॉपर। 1 मार्क्स वाले आंसर्स में साइड में थोड़ा सा रीजन लिख दिया करो, वैसे नहीं लिखोगे तब भी मार्क्स नहीं कटेंगे, मेन आंसर के मार्क्स होते हैं 1 मार्क्स में। तो रिंग इज, वैसे तो अब ऑप्शनल आता है और ऑब्जेक्टिव आता है 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो ये हो गया। A ring is fixed to the wall of a room when south pole of a magnet is brought near the ring. What shall be the direction of induced current in the ring? सिंपल सी बात है कि अगर एक रिंग को आपने वॉल पे फिक्स कर दिया और इसके पास साउथ पोल इसके पास लेके जा रहे हो, तो आपने पढ़ा है इंड्यूस ईएमएफ या ईएमआई उसी का अपोज करता है जो इसको प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप साउथ पोल को इसकी तरफ लेके जाओगे तो ये इसका क्या करना चाहेगा, अपोज करना चाहेगा। अपोज करना चाहेगा तो अपोज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रिपेल करना पड़ेगा। रिपेल करने के लिए उसे सेम पोल क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आप साउथ पोल इसकी तरफ लेके जा रहे हो तो यहाँ पे साउथ पोल बनेगा, और साउथ पोल बनेगा तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, यानी क्लॉकवाइज। देखिए आप लोगों को आंसर पता है, वेरी गुड, बट उस आंसर के पीछे रीजन क्या है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट, वो पीछे का रीजन आपको नहीं पता रहेगा तो अगर क्वेश्चन घुमा के दे दिया गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए हर क्वेश्चन के आंसर का जो रीजन है वो जरूर पता होना चाहिए, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर पता होना चाहिए। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अ मेटेलिक वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, लेंथ इज मूविंग नॉर्मली अक्रॉस ऑफ फील्ड ऑफ 0 पॉइंट, यानी ये सबका आंसर सेम सही था। इसमें किसी की गलती नहीं हुई है, मेरे ख्याल से सिर्फ एक बच्चे की गलती हुई है, उसने शायद कैलकुलेशन या नंबर गलत देख लिया या वैल्यूज गलत देख ली होंगी। वेलोसिटी दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इंड्यूस ईएमएफ निकालना था तो मोशनल ईएमएफ BLV निकाल देंगे 0.5, आंसर आ गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्ट डेफिनेशन। इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्ट डेफिनेशन, राइट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने क्या किया है कि मिक्स कर दिया है, सारा उछड़ पुछड़ कर दिया है, इसलिए मैंने मार्क्स काटे हुए हैं, एक एक मार्क्स दिए हुए हैं मैंने ज्यादातर बच्चों को, तो उछड़ पुछड़ वो रखा है। पहली बात पूछा है व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डेफिनेशन लिखनी है। पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, द प्रोडक्शन, द फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग द ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप इज नॉन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। सिंपल सी बात है, ये डेफिनेशन लिख दी। फिर राइट फैराडेज लॉ, फैराडेज का पहला लॉ है और सेकंड लॉ है, आपको दोनों लॉ लिखने थे, उसके बाद में फॉर्मूला लिखना था। तो जिन लोगों ने किया है उसको फुल मार्क्स मिले हैं, जिन्होंने टाइम बचाने की कोशिश करी है या मिक्स करने की कोशिश करी है उनके मार्क्स कटे हैं। पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बिल्कुल क्लियर। सर जो फैराडेज का सेकंड लॉ है और इंड्यूस्ड ईएमएफ वो दोनों सेम ही है। सेकंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। पर आप जब इंड्यूस्ड ईएमएफ की डेफिनेशन लिखते हो तो उसमें आप ईएमआई की डेफिनेशन का यूज करते हो, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो डेफिनेशन ली है। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग, the phenomena of production या phenomena of changing magnetic flux through a link due to which induced current or induced EMF produced, that is non EMI, और the induced EMF यानी जो EMF प्रोड्यूस हुआ उसको हम induced EMF कह रहे हैं। तो बेसिकली वो डेफिनेशन EMI से आ रही है, ना कि सेकंड लॉ से। क्लियर निशु? मैंने क्लास जब करा रहा था उस समय भी डेफिनेशन में मैंने लिखवाया है, पहले EMI की डेफिनेशन और फिर लिखा है that EMF is produced is known as induced EMF। इस तरीके से आपको बताना होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 7, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने चैप्टर कराते समय बड़ा अच्छा से इसका लास्ट में मैंने बताया था, बट इसमें एक दो बच्चों का ही आंसर मेरे को दिखा और किसी का नहीं दिखा है। स्टेट लेंस लॉ, गिव एन एग्जांपल, इलस्ट्रेट द लॉ। द लेंस लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो ये इसका आंसर तो सभी ने लिख दिया कि
जो पोलैरिटी है वो उसी के अपोजिट पोलैरिटी में प्रोड्यूस होता है। ये सबका आंसर सही था, बट जो इलस्ट्रेट करना था एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल कौन सा था? मैंने बताया था एक बार, यही वाला एग्जाम्पल कि अगर आप एक रिंग लें, इसकी तरफ नॉर्थ पोल को लेके आए, इधर सेम पोल क्रिएट हो जाता है, और दूर लेके जाएं तो अपोजिट पोल क्रिएट हो जाता है। इस पोलैरिटी के चेंज को आपको एग्जाम्पल लेके समझाना था, क्योंकि आप जैसे यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हो वो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज लेके आ रहा है, यानी कि वो चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी। तो ये कुछ ही बच्चों के आंसर्स में देखिए, सबके नहीं दिखी, मोस्टली बच्चों का नहीं दिखा है। Current is eighth question. A current is induced in a coil C1 due to the motion of current carrying coil C2 as shown in the figure. कशिश, ये चैप्टर 6 का टेस्ट पेपर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये लास्ट संडे, दिस संडे नहीं, लास्ट संडे जो टेस्ट हुआ था उसका है, चैप्टर 6 का। ओके कशिश? ओके सर। चैप्टर 3 कितना कर लिया आपने? चैप्टर 3 या सेकंड? चैप्टर 2, हाँ चैप्टर 2, सॉरी चैप्टर 2। सर अभी 4-5 ही क्लास हुए हैं। अब जल्दी खत्म करिए। मोहित, खत्म कर ली जो पीछे चल रहा था तू? नहीं सर। कब होगी खत्म? अरे सर वो चला गया था ना, तो इसलिए अभी इस हफ्ते कर लूंगा। रचित, तुम साथ में चल रहे हो ना? रचित, आवाज लैग हो रही है तो रचित, और किसी को मेरी आवाज कट के सुनाई दे रही हो, किसी और को, या आवाज सबको क्लियर आ रही है? ठीक से आ रही है से क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है। रचित, फिर आपका शायद नेटवर्क इशू होगा, बाकी सबको क्लियर आ रही है। चलिए, सोनम, चंचल, आई होप आप लोग भी वीडियोस देखते हैं ज़्यादातर, तो साथ में ही चल रहे होंगे। तो तो ये क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है कि दो कॉइल्स हैं, तो कॉइल्स जो हैं, तो उसमें पहला पार्ट पूछा है, राइट एनी टू वेज बाय विच अ लार्ज डिफ्लेक्शन कैन बी ऑब्टेन इन अ गैल्वेनोमीटर। सिंपल सी बात है, लार्ज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर का मतलब है कि वो इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसमें अमाउंट इंक्रीज करना है। मतलब कि ये कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर है, और ये दूसरी कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर नहीं है, की है। ठीक है, इसमें की दे रखी थी। ठीक है, तो लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर कैसे होगा? ये तो बहुत लोगों ने बोला है कि की को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर दो, उससे हो जाएगा। उससे तो प्रोड्यूस होगा, पर लार्ज अमाउंट में कैसे होगा ये बताना है। जो चीज़ फिक्स है उनमें कुछ नहीं होगा। तो पहला इसमें था कि इस कॉइल को आप ज़्यादा स्पीड से इसके पास लेके आए या दूर लेके जाएं, इससे क्या होगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी कि जो स्पीड है चेंज होने की, वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी वजह से था, दूसरा इसका सेकंड आंसर था, सॉफ्ट आयरन को इसके बीच में, रिंग के बीच में प्लेस कर दें। सॉफ्ट आयरन को क्या कर दें, रिंग के बीच में प्लेस कर दें। सेकंड पार्ट था, सजेस्ट एन अल्टरनेटिव डिवाइस टू डेमोन्स्ट्रेट। ये इसका आंसर मैं सबका सही आया है, और मैं बड़ा शॉक हुआ कि सबको इसका आंसर पता था। अब पता नहीं है आप लोगों ने आपस में मिल बांट के किया है क्या किया है बट सबके ही आंसर इसके सही थे। सजेस्ट एन अल्टरनेटिव डिवाइस टू डेमोन्स्ट्रेट द इंड्यूस करंट इन प्लेस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की जगह पे हम ऐसा क्या डिवाइस यूज करें कि हम उसकी तरह करंट को डिटेक्ट कर सकें? तो सिंपली आप टॉर्च बल्ब या कोई भी छोटा सा बल्ब जो लो रेजिस्टेंस बल्ब हो, उसको आप यूज कर सकते थे। देन है व्हाट आर एडी करंट। क्या कह रहे हो? मैंने तो एमीटर लिखा था। हाँ, तो तभी तो गलत लिखा है, गलत किया है तेरा। सर मेरे को पता भी नहीं चल रहा ना कौन सा गलत है क्या नहीं है सर, मार्क्स का भी अब पता नहीं कैसे आप लोगों को नहीं दिख रहा है, वो मेरे ख्याल से दिखना तो चाहिए। चलिए मैं कुछ और ऑप्शन देखता हूँ जिससे आप लोगों को मार्क्स का पता चले, कुछ और तरीका ढूंढता हूँ।
बाकी आप लोग PDF स्कैन करके ही अपलोड किया सर करें। वही वहां पर भी एडिट कर सकते हो आप डायरेक्ट, जैसे हमने जो PDF भेजी आप उस पे डायरेक्ट भी करेक्शन कर सकते हो, वो कर दिया करो। अरे कमेंट ही करता हूँ, वो कमेंट का ऑप्शन आता है वहाँ पे, तो मैं वो करता हूँ। अब PDF मेरी अलग से नहीं खुलती, अलग से खुले तो मैं करूँ ना। PDF मेरी उसी पे खुलती है, वो गूगल क्लासरूम में ही खुलती है। मैं लैपटॉप में करता हूँ ना, तो गूगल क्लासरूम में ही खुलती है, तो वहाँ कमेंट का ऑप्शन होता है, तो मैं उस पर कमेंट कर देता हूँ कि हाँ इतने मार्क्स दिए, इतने मार्क्स दिए। तो आप लोग शायद कमेंट ऑप्शन, जो कमेंट ऑप्शन आ रहा होगा, ओके सर। उसको ओपन करके देखोगे तो अब आपको शो होंगे कि कहाँ कहाँ मार्क्स दिए हैं। कमेंट का ऑप्शन चेक करना, जहाँ मैंने कमेंट किए हुए हैं, बॉक्स बना के उसमें कमेंट है, वो कमेंट वाला ऑप्शन आप ओपन करके देखेंगे। सर कुछ येलो येलो डब्बे दिखते हैं बस, और कुछ नहीं दिखता। हाँ, वो येलो येलो डब्बे, वो PDF पे येलो डब्बे होते हैं, और जो इमेज अपलोड करता है उस पर तो येलो नहीं होते हैं, बट वो कमेंट ऑप्शन पे आपको मार्क्स दिख जाएंगे। बाकी मैं दूसरा तरीका देखता हूँ, माइक स्टाइलिश का यूज करके देखता हूँ, उससे हो जाएगा मे बी। हाँ सर उससे हो जाता है, स्कूल से भेजा था सर ने करके वैसे। हाँ, तो स्टाइलिश यूज करके देख लूंगा मैं। हाँ, तो नेक्स्ट था व्हाट आर एडी करंट। एडी करंट की डेफिनेशन बहुत कम बच्चों की सही लगी मेरे को, मोस्टली बच्चों ने उल्टी सीधी लिखी हुई थी। इससे साफ पता चल रहा है कि कितना आप प्रिपेयर कर रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आपकी मार्कशीट बन रही है, उस हिसाब से फिर आपकी अलग से, जैसे स्कूल में रेमेडियल क्लास स्टार्ट होती है ना, इधर भी शुरू करनी पड़ेगी मेरे को लग रहा है। तो वही चीज़ हो रहा है, जो बच्चे बाद में क्लास इसको देख रहे हैं उनकी भी अब डिमांड होगी, उनको भी अलग से बुलाऊंगा। एडी करंट की डेफिनेशन बतानी थी, हाउ आर दीज प्रोड्यूस, वही सेम प्रोसेस है EMI वाला। इन व्हाट सेंस आर एडी करंट कंसीडरेबली अनडिजायरेबल ट्रांसफॉर्म, तो वही वाली है, हीट जनरेट करते हैं, लॉस होता है, और रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बल्क पीस को कम करके, बाय रिड्यूसिंग या कटिंग द शीट इन बिटवीन। तो उसके बेस पे आपका आंसर हो सकता था मेटेलिक रोड ऑफ लेंथ। ये लगभग सभी का आंसर सही है, बट वही बात है, 10th क्वेश्चन जो था वो एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चों ने, जैसे कि दो तरीके से सॉल्व हो सकता था, तो बहुत बच्चों ने क्या किया है कि एरिया निकाला है। तो एरिया निकालते समय उन्होंने थीटा इज इक्वल टू 2πr, और उसके बाद में ऐसे कुछ करके उन्होंने किया है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि ये आया कैसे, डायरेक्ट लिखा और डायरेक्ट आंसर। इस तरीके से आप लिख रहे हो। सर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, 9 क्वेश्चन नंबर इसमें 10। डेरिवेशन थी। हाँ, डेरिवेशन थी इसमें, मतलब आप इस चीज को एक्सप्लेन सर तो वो करो। डेरिवेशन थी, आया नहीं, बस मुझे वो आता था कि हाँ इसका फॉर्मूला ये रहेगा, पता नहीं एरिया करके फिर आया नहीं आंसर। ये लेंथ है, और आपने ये मेटेलिक रोड है जिसकी लेंथ L है, तो πL² में एंगल 2π शो होगा, πL² का, तो 1 का 2π/πL² होगा, ठीक है। या इस उल्टा देख सकते हैं कि हमें थीटा दिखाना है, क्योंकि थीटा है, मान लो कि ये एंगल थीटा के लिए आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो अगर 2π यानी 360 डिग्री के लिए, 360 पूरा 360 को हम 2π लिख सकते हैं, तो 360 डिग्री के लिए आप एरिया काउंट करोगे तो कितना आएगा, πL²। पर अगर एक एंगल का देखोगे तो πL²/2π, और हमें निकालना है थीटा एरिया के लिए, तो थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया, मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई से पाई कैंसिल, तो 1/2L² थीटा। ये इस तरीके से आया। बच्चों ने क्या कर रखा है, एरिया निकाला, एरिया आपका आ रहा है πL²। कैसे आ रहा है कुछ नहीं पता, ठीक है, कैसे निकाला कुछ नहीं पता, ठीक है। तो और उसके बाद फिर आगे फ्लक्स लिख दे रहे हैं, BA है, BA में A की वैल्यू π ½L² थीटा हो गया, ठीक है, ½ L² थीटा हो गया, और ½ L² थीटा होने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर उसके बाद dθ/dt की वैल्यू ओमेगा लिख दी। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पर सिंपल सी बात है, इसको आप लोग एरिया लिख रहे हो, ठीक है, और ये एरिया तो आया नहीं है, तो एंगल आया है, एरिया तो आया नहीं, एंगल आया, आप उसको इक्वेट कर रहे हो। अब मैंने मार्क्स तो दे दिए हैं, पर इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करो कि एक्सप्लेन करो हर चीज को। अगर आप ये चीज लिख भी रहे हो तो बताओ कि हाँ ये चीज ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी।
डायरेक्ट लिखोगे मार्क्स कट होंगे, सिंपल सी बात है। सर एनसीईआरटी में भी ऐसे ही कर रखा था। बेटा एनसीईआरटी एग्जामिनर जब टेस्ट पेपर चेक करता है तो वो एकदम यूं बैठता है कि उसको कुछ नहीं आता है, आपको बताना है कि आप क्या लिख रहे हो। एक दो बच्चों ने एक्सप्लेन किया है तो मेरे को सही लगा कि हाँ चलो इतना तो किया है, मैंने मार्क्स दिए हैं। पर जिसने बिल्कुल भी नहीं किया है, आशीष, उसमें मेरे को आशीष का याद है, उसने सीधा ऐसे लिखा और हो गया सॉल्व। दो तीन मैंने देखा है, बहुत बच्चों ने ऐसे किया है, सीधा लिखा, हाँ ठीक है डिफरेंशिएशन हो गया, बी क्या है वी क्या है कुछ बता ही नहीं रहे। तो जब तक इस चीज को आप एक्सप्लेन नहीं करोगे, टीचर कैसे समझेगा कि आप क्या कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हालांकि उसको पता है, पर वो आपके दिमाग के हिसाब से टेस्ट पेपर चेक करता है ना कि अपने दिमाग के हिसाब से। ऐसे वो बैठने लग गया, समझने लग गया, तो उसको तो कितनी शीट चेक करनी होती हैं। तो उसके लिए आपको इजी बनाना है अपना टेस्ट पेपर, कि उसको इतना दिमाग ना लगाना पड़े, देखते ही हाँ चलो ये ठीक है, चेक मार्क्स, ऐसे आंसर आज शीट होनी चाहिए आपकी। जहां वो अपना दिमाग लगाएगा आंसर शीट चेक करने में, वहां वो अपना टाइम खराब करेगा और मार्क्स भी काटेगा। तो इससे बेटर है कि उसके लिए सबसे इजी करो अपनी आंसर शीट चेक करना। जितना इजी करोगे उसके लिए अपनी आंसर शीट चेक करना, उतना ही आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग सीखो, क्योंकि अब आपको बोर्ड देना है, अब स्कूल के एग्जाम्स तो है नहीं, बोर्ड का एग्जाम होगा। तो बोर्ड के लिए थोड़ा सा इस चीज़ की आदत डालो। उसके बाद 11th क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन है सर्कुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स एंड R is kept normal to a magnetic field given by B is equal to B naught cos omega t. Deduce an expression for EMF। ये सभी ने किया है, सही किया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब ऑलमोस्ट सबका सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बस एक डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जिन्होंने गलत किया होगा वो चेक कर लेंगे, डिफरेंशिएशन वाला गलत है, बाकी तो ठीक था सबका। डिस्क्राइब ब्रीफली 12th क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत लोगों ने गलती करी हुई, डायग्राम सिंपल एक बना के दिखा दिया है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। दो तीन बच्चों का मेरे को प्रॉपर अच्छे से लगा। पहले क्या होता है, एसी जनरेटर क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है, डायग्राम यानी कंस्ट्रक्शन। मैंने बताया था जब मैं एसी जनरेटर करवा रहा था तब भी मैंने बोला था कि जब भी कंस्ट्रक्शन डायग्राम आएगी तो ये पूरे चार या पांच जो भी फिगर बनी थी वो सारी बनानी थी। तो 4 डायग्राम लाइन से आपको दिखाने थे। उसके बाद थ्योरी में आपको फॉर्मूला निकाल के दिखा देना था, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द EMF। पूरा क्वेश्चन ऐसे करना था, पर बहुत 1 2 या 3 बच्चों ने ऐसे किया है, बाकी सब ने ऐसे कर रखा है, इसीलिए आप लोगों के मार्क्स कटे हैं। लास्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मोस्टली हार्डली किसी को 5 मिले हैं, 2-3 बच्चों को छोड़ के, किसी के 2 आए, किसी को 2.5 दिए हैं, वो इसी वजह से दिए हैं क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है। डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एसी जनरेटर। सिंपल सा पहले इतना है, बेसिक एलिमेंट अब एसी जनरेटर में घुसना थोड़ा है। सिंपल एसी जनरेटर क्या होता है, क्या प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन में 4-5 डायग्राम मैंने बनवाए हैं क्लास में, वही बनाने थे, वो बना के बाद में थ्योरी, लास्ट में थ्योरी में आपको फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा देना था। बस हो गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन। 5 मार्क्स के क्वेश्चन घुमा घुमा के पीछे जाएंगे, पर करना वही है, हर चीज में कुछ अलग नहीं करना है। थोड़ा सा 1-2 वर्ड एक्स्ट्रा या कुछ टेक्निकल वर्ड जोड़ दिया तो उसकी वजह से घूमना नहीं है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो इतने ज्यादा से ज्यादा 25 मार्क्स का पेपर था, जिसमें से 20 से ऊपर सभी के आने चाहिए थे, 1-2 बच्चों को छोड़ के सब, बाकी तो सब 20 से नीचे ही हैं। दूसरा, आपसे आप लोगों को मैं डेली बेसिस पे असाइनमेंट दूंगा, जिनको सॉल्व करके 1 दिन के अंदर अंदर आपको अपलोड करने होंगे, क्योंकि टेस्ट पेपर से तो इतना मेरे को एफिशिएंट नहीं लग रहा है, क्योंकि घर पे बैठ के आप टेस्ट पेपर दे रहे हो। तो अब से मैं थोड़े बहुत, यानी कि पार्ट 1, जिसमें 1 से लेकर 8 चैप्टर तक के बीच के कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो मैं आपको भेजा करूंगा और आपको 1 दिन के अंदर, यानी कि नेक्स्ट क्लास से पहले अपलोड करना होगा, और वो स्टार्ट होगा आज से। यानी कि आज रात तक आपको एक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, असाइनमेंट टाइप मिल जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, कम ही क्वेश्चन होंगे, 5-6 क्वेश्चन जो भी होंगे उनको आप लोगों को सॉल्व करके अपलोड करना है। और सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपने देखा टेपा और अपलोड कर दिया। उन क्वेश्चंस को समझना है, उनके आंसर्स को समझना है और लिखना है, साइड बाय साइड साथ में लर्न करते चलो। इससे क्या होगा कि आपकी पार्ट 1 की तैयारी होती रहेगी, और आगे चल के जो टेस्ट देने हैं, एग्जाम में आने हैं, बोर्ड में आने हैं, उसकी भी तैयारी होती रहेगी। क्लियर है?
यस सर। यहाँ तक आई गेस किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं, टेस्ट पेपर सबको मिल चुके हैं अपने अपने। नेक्स्ट चैप्टर 7, और चैप्टर 7 में बहुत बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है, मैं देख रहा था। लास्ट की 2 डेरिवेशंस भेज सकते हो क्या? कौन सी लास्ट की डेरिवेशन? सर क्वेश्चन नंबर 9th भी। 9th और 10th और डेरिवेशन। 9th और 10th की डेरिवेशन? 9th की क्या डेरिवेशन? 10th और 11th की डेरिवेशन? हाँ जो भी है, क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने। चल भेज दूंगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। सर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 9th भी समझा दो। क्वेश्चन नंबर 9th, हाँ व्हाट आर एडी कर, टेस्ट टेस्ट पेपर से व्हाट आर एडी करंट, एडी करांस, नहीं सर, चैप्टर 7 का टेस्ट पेपर से। चैप्टर 7 का, चैप्टर 7 का टेस्ट पेपर कहाँ रखा है? 1 मिनट रुको फिर। कशिश, आपको कोई डाउट अभी जितनी क्लास आपने देखी है उसमें से? नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। चैप्टर 7 जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है उनका टेस्ट अलग से होगा और थोड़ा हार्ड होगा, क्योंकि तुम लोग इजी टेस्ट पेपर के लिए लायक हो नहीं, देते तो हो नहीं तुम। द ग्राफ शोन इन अ फिगर डिपिक्ट द वेरिएशन ऑफ करंट एम्पलीट्यूड IM वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा फॉर 2 different series LCR circuit. Observe the graph carefully. State the relation between the LC values of the two circuit when the current in the two circuits. हाँ तो ये L1 और LC वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाली केस है ये। फर्स्ट पार्ट समझाना है, दोनों पार्ट समझाने हैं सोनिया? सेकेंड पार्ट सर। Second part, indicate the circuit for which a power factor is higher and quality factor Q is larger. Give reason for। तो इसमें देखिए सबसे पहले रीजन फॉर ईच केस। ग्राफ ऑन डिपिक्ट द वेरिएशन ऑफ। इसमें मार्क्स नहीं लिखा था क्या? ये कितने मार्क्स का था? 3 मार्क्स का था ना ये? 3 मार्क्स का था ये। जो मार्क्स नहीं लिखा हुआ, 9th क्वेश्चन आप लोगों का 3 मार्क्स का था। तो इंडिकेट द में सबसे पहली बात, ये ग्राफ मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 2 सर्किट का ग्राफ है 2 सर्किट का ग्राफ है, तो जिसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों बॉडी के लिए क्या है? सेम है। दोनों बॉडी के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। और अगर आप देखो तो जो पावर फैक्टर, अगर आप देखो तो सबसे पहले ये बताओ पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? सर cos अल्फा। कॉस अल्फा या कॉस पाई? कॉस पाई होता है सर। कॉस पाई होता है। और इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस पाई इज इक्वल टू R upon Z। R अपॉन जेड। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इस डायग्राम को देखो, एसी सर्किट पावर फैक्टर का फॉर्मूला ये है, और ये आप लोगों का ग्राफ है जिसमें इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो दोनों सर्किट हैं, अगर रेजोनेंस में बात करें तो दोनों ही रेजोनेंस पे हैं। इतनी बात तो क्लियर है ना सोनिया? दोनों रेजोनेंस पे है ना? यस सर। अब रेजोनेंस पे सर्किट 1 की और सर्किट 2 की क्या फ्रीक्वेंसी अलग अलग है? अलग अलग है या सेम है? सर सेम ही है। सेम ही है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे दोनों सर्किट की फ्रीक्वेंसी सेम है। देखो इसकी भी फ्रीक्वेंसी यही है और इसकी भी फ्रीक्वेंसी यही है। और रेजोनेंस कंडीशन में क्या चीज होती है? वो R is equal to Z हो जाता है। R इज इक्वल टू जेड हो जाता है, या फिर Z इज इक्वल टू R हो जाता है। यस सर।
Z इज इक्वल टू आर होता है, R इज इक्वल टू Z नहीं होता, उल्टा कह रहे हैं। Z इज इक्वल टू आर हो जाता है रेजोनेंस पे। तो अगर पहले सर्किट के लिए बोलूं तो रेजोनेंस केस में R बाय Z इज इक्वल टू क्या हो गया 1, और सेकंड केस में भी क्या आ गया cos फाई R बाय Z इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों केस में Z इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, R के बराबर। तो दोनों सर्किट का पावर Same ही फैक्टर होगा। क्या आया, सेम आया। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ Same। जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, बस यही पूछना था। अच्छा। और क्वालिटी फैक्टर का आंसर पता है, फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट वाला होगा। क्यों, क्योंकि रीजन भी पूछा है ना। रीजन क्या बताओगे, कौन बताएगा रीजन? क्योंकि सर एक्स हाँ बोलो बोलो, कौन ओमेगा बोलो? है, वाई एक्सिस ओमेगा है, नहीं, ये ओमेगा इस साइड है। तो इसका फॉर्मूला फॉर्मूले Q की बात नहीं इजिकल है। टू देखो 1 अगर बाय आप आर एल देखोगे सी। क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है, बताया हुआ मैंने। क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है, शार्पनेस। क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है, यानी क्यू फैक्टर जो जिसे हम कहते हैं, उसका मतलब होता है शार्पनेस। ये मैंने क्लास में समझाते हुए बताया है। तो आप इसमें से जिस किसको शार्प कहोगे, फर्स्ट वाले को शार्प कहोगे, तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट वाले का क्यू फैक्टर बड़ी ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्वेंसी के साथ करंट बहुत शार्पली डिक्रीज हो रहा है। तो जिसमें करंट बहुत शार्पली डिक्रीज होगा विथ फ्रिक्वेंसी, उसमें उसका क्यू फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये आपका रीजन होना चाहिए। ठीक है, सर इसका फर्स्ट पार्ट। इसी का फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन पेपर हटा दिया मैंने। फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है स्टेट द रिलेशन बिटवीन द, देखो बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते हो आप लोग। क्या बोला हुआ है कि ये टॉपिक, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√LC, यही होता है। जब दोनों सर्किट के लिए रेजोनेंस सेम है तो L1C1 और √L2C2 दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, L1C1 इज इक्वल टू L2C2। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा इक्वेट करोगे तो। ठीक है, समझे? बस सर यही। हाँ तो बस यही है, और क्या, यही तो रिलेशन पूछा है। रिलेशन ही तो पूछा है एल और सी के बीच में। ठीक है सर, ठीक है सर। और किसी को कुछ पूछना हो? आप चैप्टर 8 से पूछ रहे थे कुछ, सोनिया। सर एग्जांपल 8.1। एग्जाम्पल, बुक कहाँ रखी मैंने, रुको बुक लाने दो मेरे को। सर और ये एक वाली डेरिवेशन कलाल टेस्ट की, सर कल वाले टेस्ट की 8 क्वेश्चन वाली डेरिवेशन। हाँ जी, क्या नहीं समझ में आया सोनिया इसमें? सर ये बुक में कैसे सॉल्व किया हुआ है इन्होंने? बुक में सॉल्व जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है वही देखो। क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है, Q2 इज इक्वल टू CV ब्रैकेट में 1 माइनस एक्सपोनेंशियल इंटू में माइनस टी बाय टाउ, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, इक्वेशन गिवन है। तो द टाइम कांस्टेंट फॉर सही आर सर्किट इज, ये वैसे इस टॉपिक ही आप सिलेबस मतलब काफी सालों से इस सिलेबस में है नहीं टॉपिक,
क्योंकि ये इसमें टाइम कांस्टेंट का यूज आ रहा है सी आर के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे समझ लो कि जो टी टाउ है वो सी आर होता है, यानी कि टाइम कांस्टेंट जो सी आर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो सी और आर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू मिलेगी 10⁻³ सेकेंड। उसके बाद आपको इक्वेशन जो दे रखी है सी वी इंटू में 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, उसमें वैल्यू पुट करिए, सी की वैल्यू पुट करी है, वी की वैल्यू पुट करी है और टाउ की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट के बीच में क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय ए। तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट हो गया है, तो वही, और एरिया की वैल्यू पुट कर दिया है पाई आर स्क्वायर, आर जिसमें 1 के बराबर है, तो इसलिए ये ए की जगह पे पाई पुट कर दिया, ई आ गया। तो बस यही कह रहा हुआ है इसमें। सर आपका माइक ऑफ है। मैं कह रहा हूँ कि ये क्यूटी वाला इक्वेशन समझ में नहीं आ रही थी ना, बाकी देखो सारा खाली फॉर्मूले वाला पॉइंट, मतलब सिर्फ फॉर्मूला रखा हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई इंटू ए, इंड्यू डिस्प्लेसमेंट करंट का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, यानी एम्पियर सेकेंड लॉ लगा दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला है। बस ये आपको क्यूटी वाला समझ में नहीं आ रहा था ना। यस सर। हाँ, तो इसमें सिर्फ ये डायरेक्ट वो जो इक्वेशन क्वेश्चन में ही गिवन है, उसी क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर रख दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। ठीक है सर। और समीर, जो तू क्वेश्चन कह रहा है ना, तू बेटा सामने होता ना तेरे थप्पड़ पड़ते। इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा अब तू, हैं? क्या कहते हैं, एलसीआर सर्किट कराया है, एलसीआर सर्किट में एल है, सी है और आर है। इसमें तेरे से क्या पूछा है, रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है। अब रेजिस्टेंस कैपेसिटर है तो एल को हटा दे, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, सेम तरीके से रहेगा, सिर्फ इंडक्टर को हटा दे, एल को हटा दे, डायग्राम भी वैसे बनेगा, एल वाला पार्ट हट जाएगा, फॉर्मूले में भी एल वाला पार्ट हट जाएगा, पूरा वैसे का वैसे ही है, बस वो एल वाला पार्ट को हटाते जा। ठीक है समीर? ओके सर, ओके सर। सर ये 8th चैप्टर में जो 8.11 क्वेश्चन है ना, हाँ हाँ सर, उसमें जो वो साइन फंक्शन, वो जो वेव फंक्शन ये रहता है ना, इक्वेशन दे रखी है सर, उसकी वैल्यू से है ना वो 10 की पावर 6 से सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब आंसर 10 की पावर 8 से आ रहा है। तो क्यूटी तो उतना ही वैल्यू पुट करके छोड़ देना है ना, उसमें क्या सॉल्व कर रहा तू? सर ये जैसे ये इक्वेशन दे रखी है ना, 1 न्यूटन पर कूलम कॉस 1.8 रेडियन मीटर बाय प्लस में 5.8 न्यूटन की पावर 6 रेडियन सेकंड टाइम। क्यूटी की इक्वेशन दे रखी है, ये जो कैपेसिटर की इक्वेशन एट अ टाइम दे रखी है, ठीक है। यस सर। QT इज इक्वल टू सी वी ब्रैकेट में 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई टाउ, इसमें कह रहा है ना कुछ सर 8.11 8.11 एग्जाम्पल नहीं सर, एक्सरसाइज का एक क्या हो गया इसमें बता। सर ये क्या कहते हैं, ओमेगा दे रखा है ना पर 5.8 into 10 की पावर 6। सर इससे सॉल्व नहीं हो रहा। सॉल्व नहीं हो रहा? क्या नहीं सॉल्व हो रहा? सर ये मतलब 10 की पावर 8 लेके सॉल्व कर रखा है हर जगह, तब आंसर आ रहा है, और मतलब यहाँ पे गलत गिवन है। 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 6 है। सर बुक में 6 है पर उससे आंसर नहीं आया, वैसे 10 की पावर 8 से आंसर आ रहा है। अच्छा, हाँ तो 10 की पावर में मिस्टेक होगा ना फिर इसमें।
मतलब फॉर्म ऐसा तो नहीं है ना कि फॉर्मूले में दिक्कत आ रही हो, फॉर्मूला तो समझ में आ रहा है ना तेरे को? यस सर। हाँ तो उतना वो कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो कर लो, वैल्यूज का प्रॉब्लम है। सर मन नहीं करता है। कोई नहीं, अलग से क्वेश्चन लेके कर लिया करो। सर केमिस्ट्री में तो और खतरनाक है, सब कुछ कैलकुलेटर से करने के बाद भी आंसर मैच नहीं होता। कैलकुलेटर की आदत मत डालो बेटा। सर हाँ बोलो। सर तब सर आंसर देख के थोड़ी न्यूक्लियर लिखूंगा। विंटर क्या होता है? हाँ जी। न्यूक्लियर विंटर। न्यूक्लियर विंटर। विंटर। हाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन था एक 8.15 में, जो लास्ट वाला है शायद वो ऐसा। 8.15 एडिशनल का क्वेश्चन। यस सर। एक मिनट। न्यूक्लियर विंटर। ये बेसिकली इसको आप इस तरीके से समझो, न्यूक्लियर विंटर। न्यूक्लियर विंटर क्या हुआ कि जब न्यूक्लियर वॉर हुई, तो इस न्यूक्लियर वॉर में क्या हुआ कि क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स और इन सब का यूज हुआ है, तो न्यूक्लियर वॉर में काफ़ी सारी रेडिएशन हो गई। तो अर्थ की अपर एटमॉस्फेयर कह लो वो, या क्लाउड वाला जो पोर्शन है वो कह लो, वो पूरा पोर्शन न्यूक्लियर रेडिएशन से कवर हो गया। तो ऐसे में अर्थ जो सन की रेज हैं, वो सन की रेज अर्थ तक पहुंच नहीं पाई। तो क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर जो गर्म होता है, वो सन रेज जब ट्रैप हो जाता है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, तो सन की रेज जब ट्रैप होती है तभी अर्थ का टेम्परेचर वार्म है। बट अगर सन की रेज अर्थ तक पहुंचेगी ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ठंडक हो जाएगी। तो वो वही कह रहा है कि न्यूक्लियर विंटर का कहने का मतलब है, जब न्यूक्लियर वॉर हुई तो एक तरीके की न्यूक्लियर रेडिएशन की लेयर अर्थ के चारों तरफ आ गई, या जिस पोर्शन पे भी कह रहे हैं जहाँ पे भी वॉर हुई है वहाँ पे रेडिएशन आ गई, छा गई, या फिर एक लेयर बन गई, जिसकी वजह से सन की रेज अर्थ तक नहीं पहुंच पाई। और सन की रेज अर्थ तक नहीं पहुंच पाई, तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर कैसा हो गया, बहुत ठंडा हो गया। तो उसका नाम फिर न्यूक्लियर विंटर कह दिया है। ओके सर। और कोई डाउट? नो सर। और किसी का कोई डाउट चैप्टर 8 से लेके, क्योंकि वही लास्ट चैप्टर हमने खत्म किया है, और चैप्टर 1-2 की तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे थे हम। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए ठीक है, फिर हम कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप लोग आंसर करेंगे। इज द फोर्स acting between 2 point charges q1 and q2 kept at some distance apart in air attractive or repulsive when, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अट्रैक्टिव है, कौन सा रिपल्सिव है। चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। एक है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, एंड सेकंड है Q1 Q2 इज लेस देन 0। तो आपको ये बताना है कि इसमें से अट्रैक्टिव कौन सा है और रिपल्सिव कौन सा है। सर पहला वाला अट्रैक्टिव है, दूसरा वाला रिपल्सिव है। पहले वाला अट्रैक्टिव है, दूसरे वाला रिपल्सिव है। और कोई चेंज करना चाहे इसका आंसर, समीर जी का आंसर कोई चेंज करना चाहे? नो सर, पहला वाला रिपल्सिव है, दूसरा वाला अट्रैक्टिव है। पहले वाला रिपल्सिव है, दूसरे वाला अट्रैक्टिव है। और कोई चेंज करना चाहे समीर का आंसर? सर दोनों सेम है।
दोनों ही सेम है, साइन अलग अलग है रचित, ग्रेटर देन और लेस देन। यस सर। सर पहला वाला रिपल्सिव होगा, दूसरा वाला अट्रैक्टिव। पहले वाला रिपल्सिव होगा, दूसरे वाला अट्रैक्टिव। ठीक है, आंसर सही है। देखिए, अट्रैक्टिव फोर्स कब हो सकता है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में सिस्टम बनाए, तभी अट्रैक्टिव हो सकता है। रिपल्सिव का कब हो सकता है? या तो दोनों नेगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो। अब देखो ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट कह रहा है, यानी मल्टीप्लीकेशन कह रहा है, Q1 और Q2 का मल्टीप्लीकेशन। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? नेगेटिव। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, और इसका तो मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होगा ही। यानी कि रिपल्सिव के केस में मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किसका है? 0 से बड़ा पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि ये हो गया रिपल्सिव। 0 से लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव वैल्यू, यानी कि अट्रैक्टिव। समझ में आया सभी को? कशिश? यस सर। यस सर, ये मेरे को आता था। आता था तो आंसर क्यों नहीं किया आपने? सही बोल दिया था सर ऑलरेडी। हाँ तो बोलो ना, नो सर नहीं चेंज करना, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two equal balls having equal positive charge Q coulombs are suspended by two insulating strings. Two equal balls having equal positive charge Q coulombs are suspended by two insulating strings of equal length. What would be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between the two? बताइए। मतलब दो बॉल को एक लेंथ से ऐसे सस्पेंड कर रखा है, जिन दोनों के ऊपर चार्ज Q है। अब क्या होगा कि अगर इनके बीच में एक प्लास्टिक शीट को इंसर्ट कर दिया जाए? फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स कम हो जाएगा, समीर का आंसर है फोर्स कम हो जाएगा। एनीवन, एनी अदर गैसेस? सर फोर्स डिक्रीज होगा। फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। सोनिया इज आल्सो सेइंग फोर्स विल डिक्रीज। एनी अदर आंसर? कोई कहना चाहे कि फोर्स इंक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो एयर में है तो उनके बीच का जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। और जैसे ही इसके बीच में अगर आप प्लास्टिक शीट को इंसर्ट करते हो तो आप मीडियम वाला केस आ जाता है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन के, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, Q1 Q2 अपॉन में R²। तो K इंक्रीज होगा तो F की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। प्लास्टिक शीट की जो K की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, और K का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? F0/F। F यानी मीडियम और F0/K। K वैल्यू इंक्रीज होगी तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना था। सर सर ये एक एमसीक्यू में टेस्ट में क्वेश्चन आया था, उसमें कहा था दो अपोजिटली चार्ज बॉडी है। हाँ बोल। और तीसरी बॉडी इंट्रोड्यूस कराई है, तो वो अल्टरनेटिवली अट्रैक्ट करते हैं। वो बॉडी अल्टरनेटिवली अट्रैक्ट होती है कि हमारी मतलब उन पे, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, न्यूट्रल होगी, क्या या बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव? ये था ऑप्शन। आप बोल रहे हो कि दो बॉडीज हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? ये कह रहे हो? यस सर।
और तीसरी बॉडी आ गई, वो कैसी है, नेगेटिव या पॉजिटिव? वो अल्टरनेटिवली इन दोनों से अट्रैक्ट हो रही है। अल्टरनेटिवली इन दोनों से अट्रैक्ट हो रही है। हाँ, तो इसका बताना है, उसमें ऑप्शन थे या पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। अगर अल्टरनेटिवली अट्रैक्ट हो रही है इसका मतलब नेगेटिव इस साइड है और पॉजिटिव इस साइड है, ठीक है, तो बॉडी हो गई न्यूट्रल। अच्छा, हाँ, मैंने फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कर दिया था उसका आंसर। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है? कोई बॉडी या तो पॉजिटिव लिखा है नेगेटिव लिखा है, मैंने वैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखा। हाँ, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए हो गया क्योंकि बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब अगर दोनों पेयर में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होंगे तो वो बॉडी न्यूट्रल होगी ना। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो पेयर में प्रेजेंस है। पेयर में मतलब कि वो बॉडी न्यूट्रल है। तो और अगर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यानी प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये केस होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो कोई केस ही नहीं हो सकता, सीधा न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? मोहित आके दोबारा कनेक्ट नहीं किया मोहित ने। चलो ठीक है, अच्छा फिर चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैंने बताया आप लोगों को मैं असाइनमेंट भेजूंगा, नेक्स्ट क्लास से पहले उसको सॉल्व करके अपलोड कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोगों के कोई डाउट है तो लेके आएँ, फर्स्ट से लेकर 8th क्लास के बीच, मतलब 8th चैप्टर तक के बीच में। और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कब स्टार्ट होते हैं। मुझे लगेगा कि आप लोगों ने पिछला अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से आप लोगों को आता है, तब मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर आगे कंटिन्यू करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।